नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान देवमणि शर्मा जी। आप पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी महासभा रह चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। शुरुआती जीवन के विषय में अगर मैं बताऊं तो मेरा जन्म बहादुरगढ़ हरियाणा में हुआ और हम 7 बहन भाई में मैं सबसे छोटा हूं। मेरी छोटी एक बहन और है और शुरुआती शिक्षा मेरी बहादुरगढ़ में ही हुई 8वीं क्लास तक। और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया मेरे बड़े भाई के साथ और दिल्ली में मैंने 12th करते हुए फिर ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया। मैंने बीकॉम पास किया है और उसके बाद आगे की पढ़ने की भी इच्छा थी, परंतु पारिवारिक दबाव के कारण बिजनेस में आना पड़ा। जी, तो अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताएँ। जैसे मैंने बताया 7 बहन भाई हम 5 मेरे से बड़े हैं, छठे नंबर पर मैं हूँ। मेरे से छोटी एक बहन है, सभी शादीशुदा हैं। मेरे 2 बड़े भाई थे जो वो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो गुजर चुके हैं। बाकी सभी बहनें हैं और एक बहुत बड़े पूरे परिवार में मैंने जन्म लिया। जब मैं पैदा हुआ तो बहुत संपन्न परिवार था हमारा, बिजनेस में इस्टेब्लिश था। उसके बाद उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, बहुत बार उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन मैंने जीवन एक अच्छे स्तर से देखा है। चलते हुए और बहुत उतार चढ़ाव देखते हुए मैंने इस्टेब्लिश किया है। सर, अपने व्यवसाय के बारे में बताइए, तो व्यवसाय के बारे में बताइए। व्यवसाय जैसा कि मैंने बताया हमारा पारिवारिक व्यवसाय था, लकड़ी का और पत्थर का व्यवसाय हमारा शुरू से खानदानी व्यवसाय रहा है। अच्छा। कई पीढ़ियों से चला आ रहा था वो। मेरे पिताश्री करते थे, फिर बड़े भाई ने भी वही कार्य किया, तो मैं शुरू से ही बिजनेस के अंदर ही एस्टेब्लिश हो गया। क्योंकि मैंने बताया बहुत संपन्न परिवार था, तो किसी बात की कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं। परिवार का बिजनेस मैंने संभाला। उसके बाद मेरे बड़े भाई 1996 में कैंसर से पीड़ित हो गए और 2 साल संघर्ष के बाद वो इस दुनिया से चले गए। तो मेरे ऊपर सारा भार आ पड़ा। मेरी आयु उस समय सिर्फ 30-32 साल की थी। तो अचानक से जो बोझ पड़ा उसको बहुत धैर्य से संभाला, पूरे बिजनेस को भी संभाला। भाई के बच्चे थे, उनकी शादियां की और धीरे धीरे स्टैब्लिश होते होते उतार चढ़ाव आते जाते आज भगवान की दया से बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। मैं अभी कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में हूँ और इंटीरियर का काम भी करता हूँ। बेटा मेरा है बड़ा, वो रियल एस्टेट में है। अच्छा। और बेटी एयरलाइंस में काम करती है। बहुत बढ़िया। सर, बात आती है समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ, आपका प्रेरणा सूत्र कौन है, उसके बारे में। समाज सुझाव में भी प्रेरणा मुझे अपने बड़े भाई से मिली। अशोक कुमार जी मेरे बड़े भाई बहुत समाज सेवी थे और एक समय ऐसा था कि पूरे इलाके में उनको नाम से सब लोग जानते थे, ना केवल हमारे समाज के बल्कि और समाजों के लोग भी उन्हें बड़े आदर से बुलाते थे। उनका ऐसा सम्मान था पूरे समाज के अंदर, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। उन्होंने एक छोटी सी संस्था बनाने की कोशिश की थी उस समय में, सन 1985 के आसपास, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि लोगों का इतना रुझान नहीं था। फिर मुझे वो प्रेरणा मिली कि 1999 में मैंने एक प्रयास किया शुरुआत करने के लिए। एक शाखा सभा का निर्माण मैंने वहाँ पर किया, वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, बार बार इकट्ठा किया, तो वो प्रयास सफल हुआ और 2000 में एक शाखा सभा बन करके तैयार हुई। फिर हमने महासभा से उसका जुड़ाव किया। बहुत बढ़िया बात है। तो सर, किन किन पदों पर आप समाज सेवा में रहे हैं, उसके बारे में बताएं और थोड़ी सी उपलब्धियों के बारे में बताएं। जैसा कि मैंने बताया कि हमने शाखा सभा का वहाँ पर निर्माण किया नजफगढ़ के अंदर। तो पहली शाखा सभा में समाज के लोग मुझे अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा मेरी आयु अभी इतनी नहीं है, मुझे अभी बहुत जीवन जीना है। तो हमने हमारे एक बहुत समाज सेवी, बहुत अच्छे समाज सेवी थे वहाँ पर, ईश्वर सिंह जी, उनको अध्यक्ष बनाया और मैं वहाँ महासचिव बना। तो पहली बार मैं शाखा सभा का महासचिव बना। वहाँ से चलते हुए फिर मैं शाखा सभा का अध्यक्ष बना, फिर उसके बाद दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बना, फिर महासभा में मैंने बहुत कार्य किए और अंत में महासभा के मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दी और अभी मैं बिना किसी पद के समाज सेवा भी करता हूँ। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर, बात आती है व्यवसाय और समाज सेवा की, तो समाज सेवा के अलावा भी आपका काफ़ी गतिविधियों में आपका योगदान रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी हाँ, समाज सेवा के साथ साथ ही, क्योंकि सेवा करनी होती है, चाहे वो देश की सेवा करो, आप समाज की सेवा करो, तो सेवा होती है। तो इसके साथ मेरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी हुआ। अच्छा। और पार्टी में मैंने जाना शुरू किया, वहाँ पर सेवाएं देनी शुरू की, तो पार्टी के लोगों को लगा कि हाँ इनके अंदर कुछ पोटेंशियल है, तो उन्होंने मुझे एक पद से नवाजा और मैं अभी नजफगढ़ जो जिला है, जिले नजफगढ़ की सोशल मीडिया का हेड हूँ।
ओबीसी उसका समाज का, और वहाँ पर मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और समाज का भी हम बार बार वहाँ पर मुद्दा उठाते हैं, अपने समाज के लिए जो भी यथासंभव होता है पार्टी से हम वो संबंध में रखते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर व्यवसाय है, समाज सेवा है और उसके अलावा जन कल्याण में आप लगे हैं, इसके सबके पीछे परिवार का कहीं ना कहीं रोल रहता है, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा परिवार के बारे में आप डिटेल। जी हाँ, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मेरे बड़े भाई था, उनका प्रभाव मेरे जीवन पे बहुत गहरा है, क्योंकि मेरे पिताजी की भी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। वो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था 1984 में। तो उसके पश्चात बड़े भाई ने मुझे संभाला, पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि हम समाज में अपना जीवन यापन कर सकें। तो उनका बहुत प्रभाव मेरे ऊपर रहा। तो क्योंकि वो बहुत सामाजिक थे, बहुत उनका चारों तरफ नाम था समाज के अंदर, बहुत मतलब सामाजिक भावना से वो रहते थे। तो उनका प्रभाव ही पड़ा। यही कारण है कि मैं आज समाज सेवा में इतने अच्छे से कर पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि कभी झूठ नहीं बोलना और ईमानदारी से काम करना। तो मेरे दो ही ध्येय है, मैं कभी झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता और ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी से काम करता हूँ। जो भी मुझे दायित्व मिलता है मैं पूरी ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश करता हूँ और उसमें पूरी ईमानदारी बरतता हूँ। और सच को सच और झूठ को झूठ कहने की मेरी आदत है। और शायद इसी कारण मैं बहुत बार कंट्रोवर्सी में भी रहता हूँ, क्योंकि जो सच होता है वो मैं सबके सामने कह देता हूँ। बिल्कुल। परिवार के विषय में मैं बताऊं तो मेरी पत्नी करोल बाग से हैं और उनके पिता डॉक्टर थे सेना में, और मेरे दो बच्चे हैं। बड़ा जैसा कि मैंने बताया कि रियल एस्टेट में है और बेटी एयरलाइंस में काम करती है, सीनियर हेड है। और 7 बहन भाइयों में बाकी जो 2 बड़े भाई थे वो बिजनेस में थे, लेकिन वो किसी कारण से, बीमारी के कारण से दोनों चले गए। और बहनें मेरी सभी संपन्न घरों में हैं, सभी तरह से मौज है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। सर समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं के नाम मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है वो बहुत सदियों पुराना है, यानी 100 साल से भी ऊपर हमारा इतिहास है। और हमारे पूर्वजों ने समाज को बहुत खून पसीने से एक ऐसे मुकाम पर ले जा करके छोड़ा था कि हम उसको और आगे बढ़ा सके। और हमारे जो जितने भी नेता हुए हैं, जितने भी हमारे प्रधान हुए हैं, सभी ने बहुत मेहनत से इस समाज को आज इस मुकाम पर ले जाया है कि हम पूरे अन्य समाजों में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि समाज की जितनी भी हो सेवा करें और बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ रूप से सेवा करें, ताकि ये समाज हमारा और विकास कर सके, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा के हिसाब से आप समाज की सेवा करें। मेरा यही संदेश है। बहुत बढ़िया। बात आती है आज का समय युवाओं का है, तो युवाओं के नाम भी दोस्त लाइन का संदेश पाते हैं। युवाओं के नाम भी मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है, और सोशल मीडिया पर होने के कारण वो अपने घर में माता पिता हैं और भाई बंधु हैं उनको नेगलेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारी नई पीढ़ी एक अलग सोच की है, जो ये सोचती है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, माँ बाप हमारे अनपढ़ हैं, या वो इस लायक नहीं है कि हम हमारे बराबर हो सके। तो मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूँ, माता पिता भले ही अनपढ़ हों, लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया है, जो उनके अंदर जो उन्होंने अनुभव लिया है, वो अनुभव हमें जीवन भर काम आता है। तो युवा पीढ़ी, आप जरा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। भले ही अनपढ़ हैं, भले ही उन्होंने जीवन में कुछ किया है नहीं किया है, परंतु आपको पाल पोस कर आज इस लायक बनाया है कि आप जीवन में आगे बढ़ सके। तो माता पिता की तरफ जरूर ध्यान दें। साथ ही साथ एक आपका दायित्व और भी बनता है, माता पिता के अलावा समाज के प्रति भी आप ध्यान दें, क्योंकि मैं देखता हूँ युवा पीढ़ी जो है वो समाज के प्रति उदासीन है। इसमें कुछ हमारा भी दोष हो सकता है, बड़े लोगों का, लेकिन युवा पीढ़ी को भी समझना चाहिए कि समाज के साथ मिलकर चलेंगे तो एक नए समाज का निर्माण हम कर सकें। सर जैसा कि आप पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी रहे हैं, तो उस समय तक के आपके कार्यकाल का कैसा अनुभव रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी बनने से पहले कई बार चुनाव के अधिकारी के रूप में मैं काम कर चुका, और हमारे जो पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी थे उनके साथ भी मैंने कई चुनावों में उनके साथ मिलकर के काम किया। तो मुझे काफ़ी अनुभव था इस बारे में। और एक बार ऐसी स्थिति बनी थी कि समाज के अंदर बहुत कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, और ये पद बहुत मायने वाला पद हो गया था, बहुत अहम पद हो गया था, क्योंकि समाज में पूर्व जो जस्टिस थे उनके अगुवाई में चुनाव होना था। तो मुझे दायित्व उस समय में दिया गया जब बहुत क्रूशियल टाइम था, और समाज के अंदर 2 धड़े बने हुए थे, एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े थे। तो ऐसे समय में मैंने दायित्व संभाला और पूरी ईमानदारी के साथ
मैंने जो सही निर्णय थे वो लिए। हालांकि मुझे उस समय काफ़ी तकलीफें भी हुई, बहुत लोगों का विरोध भी हुआ, लेकिन कोई भी विरोधी भी ये नहीं कह सका कि मैंने किसी से अन्याय किया, क्योंकि मुख्य चुनाव अधिकारी रहते हुए आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो सख्त भी होते हैं लेकिन समाज के लिए वो लाभदायक होते हैं। तो उस समय में मैंने अपना पूरा दायित्व निभाया और दोनों पक्षों को एक सही दिशा में ले जा करके वो परिणाम तक पहुंचाया। और आप जानते हैं उस समय रामपाल जी चुने गए थे और पूरे चुनाव के अंदर ना विपक्ष ने ना पक्ष ने कोई भी आरोप ऐसा नहीं लगाया कि चुनाव में कोई धांधली हुई या कोई गलत काम हुआ। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। उससे पूर्व मैं एक अनुभव का और जिक्र करना चाहूँगा। हमारे अमर प्रधान नेमीचंद जी, जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा जुड़ाव रहा और काफ़ी समय तक मैं उनके साथ मैंने कार्य भी किया। वो एक ऐसी शख्सियत थे, मैं समझता हूँ समाज के अंदर आज तक ऐसी शख्सियत कोई पैदा नहीं हुई और आने वाले भविष्य में शायद पैदा भी ना हो, क्योंकि वो इतने उदार हृदय के और इतने शील स्वभाव के व्यक्ति थे। मैं बहुत नज़दीक उनके रहा, मैं उनके कार्यालय में भी गया, गांधीधाम में भी मैं उनके परिवार के साथ भी रहा, बहुत नज़दीक से मैंने उनको देखा। वो दिल के इतने अच्छे थे कि अगर कोई उनके तन से कोई कपड़ा मांगता तो वो अपने तन का कपड़ा भी उतार कर दे देते थे। यानी इतना समाज के लिए इतना उदार हृदय उनका था और उसके लिए उन्हें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, पारिवारिक रूप से भी और व्यापारिक रूप से भी उन्हें बहुत नुकसान होना पड़ा। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि ऐसे ही जिक्र हुआ, गांधीधाम में गया हुआ था किसी कारणवश, तो उनके ऑफिस में बैठा, मैंने उनसे पूछा कि आप ये इतना दान जो करते हैं ये कैसे निभा पाते हैं। तो उन्होंने एक लिस्ट निकाल करके दिखाई, उन्होंने दिखा कि 85 लाख रुपए मैं इस साल में दान कर चुका हूँ। मैंने कहा इतना, कहता कुछ नहीं, मैं कुछ लेकर नहीं आया था, ऊपर वाले की इच्छा है तो मैं कर देता हूँ, मैं करने वाला कोई नहीं। इतने उदार विचार उनके थे। मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति समाज में, हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन्हें ज़्यादा रख नहीं पाए, प्रधान के रूप में भी हम उनकी सेवाएं इतनी नहीं ले पाए। हालांकि बहुत छोटे से कार्यकाल में, 6 महीने कार्यकाल में उन्होंने बहुत से अपने विजन ऐसे दिखाए थे जो समाज को एक नई दिशा तक ले जा सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश काल ने हमसे उन्हें छीन लिया। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उन जैसा व्यक्तित्व हमारे समाज में विरले ही पैदा होता है। बिल्कुल सर। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस चैनल पर समय दिया और मैं कहता हूँ कि मेरा आपके पिताजी श्री आर.पी. शर्मा जी से बहुत गहरा लगाव था। वो भी संगीत प्रेमी थे और मुझे भी शौक़ है संगीत का, तो उनसे उस विषय पर मुलाकात होती रहती थी और सामाजिक मंच पर भी बहुत मुलाकात होती रहती। उन जैसा शील स्वभाव का व्यक्ति मैंने कम ही देखा है। बहुत ही मतलब ग्राउंड पर ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और आपने उनका जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, मैं समझता हूँ बहुत ऊंचाइयों तक आप लेकर के गए हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आप इसी तरह समाज सेवा में लगे रहें और समाज से भी मैं अपील करता हूँ कि नरेश भाई का साथ दें और तन से, मन से, धन से, ताकि ये समाज की सेवा जिस प्रकार से कर रहे हैं, जिस ऊंचाई तक इस चैनल को लेकर के आए हैं, वो आगे भी और ऊंचाइयों तक ले जाएं और समाज सेवा में इसी प्रकार लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।